Good evening, everyone. I hope everyone has joined on time. It's already 5 minutes late. So, lastly, we had discussed about it's my last lecture today. हमारा जो topic हमने discuss किए हैं throughout, we have discussed introductions, we have discussed methodologies. Yesterday we discussed about mostly survey-based studies like how to make Google form. I also give some demo. All right, now I would like to move further. आज जो हमारा जो मेनली कंटेंट होगा दैट विल बी वी विल डिस्कस सम वैलिडेशन पॉइंट्स जो कि हम कल थोड़ा सा हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, एंड देन वी विल डिस्कस राइटिंग राइटिंग का बहुत इनिशियल, बिकॉज दिस वाज अ बेसिक कोर्स, बेसिक पार्ट था जिसमें वी हैड टू डिस्कस मोर ऑफ द बेसिक थिंग्स लाइक इंट्रोडक्शन. आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक साइंटिफिक राइटिंग कर सकते हैं. तो हमने अगर most of the students or few of the students have not enrolled for the advanced course, so I would like to give some demo for writing too, जिसके लिए आपको मैंने सबको एंड नोट प्रोवाइड किया था. आई होप यू हैव डाउनलोडेड दिस. हम आज के इस सेशन में एंड नोट को भी उसका भी डेमो देंगे कि आपको रेफरेंस कैसे ऐड करना है इन राइटिंग. और जो लास्ट यस्टरडे वी हैड मेड अ गूगल फॉर्म, और मैंने आप सबको असाइनमेंट भी दी थी कि सबको जो है ना गूगल फॉर्म प्रिपेयर करना है और अपने लिए प्रिपेयर करना है. इफ यू वांट टू सबमिट इट, सो आई विल रिव्यू एंड गिव सम डिटेल्स ऑन इट. रिव्यू दे सकती हूँ मैं आपको कि उसमें आपने क्या क्या लैकिंग्स हैं और क्या. ऑलराइट, सो इफ यू डिस्कस, आप लोगों ने गूगल फॉर्म बना लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है. गूगल फॉर्म बनाने के बाद आपने उसका क्या करना है, अब आपने क्वालिटी चेक करनी है ऑफ योर क्वेश्चनर. आपने क्वेश्चनर डेवलप किया है, लाइक वी वर डिस्कसिंग. हमारा जो कल का टॉपिक था वो ये था कि ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस, बेसिकली हमारा टॉपिक था ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसकी बेसिस पे वी वर डिस्कसिंग, वी वर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनर. अब आपने क्वेश्चनर बना लिया, आई होप सब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चनर बना लिया है. तो हाउ यू विल असेस द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चनर? So I want to ask, मतलब मैं आपको एक गाइडलाइन देना चाह रही हूँ कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है. लाइक सबसे पहले आपने डिस्कस कर लिया रिसर्च होती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. रिसर्च के बाद आपने साइंटिफिक राइटिंग करनी है, उसको हमने डिस्कस कर लिया था. मेथोडोलॉजीज डिस्कस कर ली कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी आप एज अ स्टूडेंट और एज अ इनिशियल रिसर्च एसोसिएट यू कैन ऑप्ट. तो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज में वी हैड डिस्कस सर्वे बेस्ड. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम सर्वे बेस्ड क्यों, व्हाई नॉट अनदर? बिकॉज वी कांट गो टू लैब टू परफॉर्म डिफरेंट लैब में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते और वहां से डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते. तो डेटा कलेक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स है, उनमें से वन ऑफ द फॉर्म इज डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो कि हमारा मोस्टली सर्वे बेस्ड होता है. अब सर्वे बेस्ड में वी हैड डिस्कस के सर्वे इट्स नॉट मैंडेटरी के सिर्फ आपने गूगल फॉर्म बनाना है ऑनलाइन. इट वाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसमें आप इंटरव्यूज ले रहे थे, आप 1-to-1 कर रहे थे, पेपर बेस्ड था. मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट रिवाइविंग इट. बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कस करनी है. इट्स माय लास्ट लेक्चर, सो आई वांट कि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि अगर आप एडवांस कोर्स में नहीं भी जा रहे हो तो आप खुद से करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर रिसर्च. आपने किसी भी तरह से डेटा कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन के बाद नाउ अब आपके पास एक क्वेश्चनर है जिसका आपने जो है ना क्वेश्चनर सिर्फ कंस्ट्रक्ट किया है. अभी आपने उसका कुछ नहीं किया, अभी आपने उसको कहीं पे भी सेंड नहीं किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इज कि यू वांट टू असेस द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चनर. यस्टरडे मैंने कुछ ब्रीफली वैलिडिटी को डिस्कस किया था कि वैलिडेशन होती है कुछ, ठीक है. तो आज है फॉर्म वैलिडेशन. आपने फॉर्म बनाया, अब आपने फॉर्म को वैलिडेट करना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वैलिडेशन? कल भी डिस्कस किया था. वैलिडेशन का पर्पस है एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ डेटा. यू वांट टू मेक श्योर दैट इफ योर डेटा इज कंप्लीट और एक्यूरेट, ठीक है. डिफरेंट वेज में, एक तो आपकी वैलिडिटी 3 तरह से कर सकते हो. एक तो बिल्ट इन वैलिडेशन ऑप्शन है. अब बिल्ट इन वैलिडेशन ऑप्शन मींस कि आपने जब फॉर्म बनाते हो तो मैंने आपको कहा था रिक्वायर्ड फील्ड पे आपने क्लिक करना है, जिससे ये होगा कि वो क्वेश्चन लाजमी फिल होगा, अदरवाइज यू कांट मिस द क्वेश्चन. कोई भी अगर वो उसको फिल किए बगैर यू कांट मूव फॉरवर्ड, ठीक है.
तो ये जो है ना आपका एक रिक्वायर्ड फील्ड है जो कि बिल्ड इन है। और दूसरा आप एक ये भी रूल सेट कर सकते हो शॉर्ट एंड पैराग्राफ आंसर्स के लिए, आप लिमिट सेट कर सकते हो कि बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, लाइक बहुत ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना हो। जैसे मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस का डिस्कस किया था कि इफ यू वांट टू ऐड ओपन एंडेड क्वेश्चंस या इट्स मैंडेटरी टू ऐड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो उसमें आपने वर्ड लिमिट्स बतानी होती है कि एटलीस्ट इतने हमने जो है ना वर्ड काउंट इसमें ऐड करना है। दूसरा है मैनुअल प्री टेस्टिंग, इसको हमने डिस्कस किया था पायलट टेस्टिंग के नाम पे। आपको मैंने कल एक पायलट टेस्टिंग का वर्ड बताया था। फ्यू यू आर अनक्लियर कि हम पायलट टेस्टिंग क्यों करते हैं। बेसिकली अपने फॉर्म को स्मॉल ग्रुप्स पे पहले टेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं प्री टेस्टिंग। टेस्टिंग से फाइनल टेस्टिंग से पहले हम एक शॉर्ट सी टेस्टिंग करते हैं टू इंश्योर क्लैरिटी एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक मतलब ये होता है कि आप ना use a few redundant questions to check for consistency in responses. Redundant questions, this is very important. और कंफ्यूजन भी होगी। क्या करते हैं आपने अपने फॉर्म में ना, आई वॉन्ट टू सी यू गाइस, ओके, मैं बात कर रही हूँ रिडंडेंट क्वेश्चंस की। बेसिकली आपने अपना क्वेश्चन, अब आपने क्वेश्चन बना लिया है, नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी वैलिडेशन। ठीक है, आप वैलिडेशन करोगे तो आप उसके बाद ही अपने क्वेश्चन को फाइनल आप क्वेश्चन को सेंड करोगे और रिस्पॉन्सेस लोगे। ठीक है, रिस्पॉन्सेस लेने से पहले आप क्या करोगे, आपने पायलट स्टडी करनी है जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपने स्मॉल ग्रुप ऑफ जो है ना कैंडिडेट्स ले लेने, 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, डिपेंड्स, 15-20 की रेंज में आप इसको ले लो। ठीक है, 15 लोग ले लिया आपने। अब आपने क्या करना है, उस फॉर्म में पायलट स्टडी में यू विल एड रिडंडेंट क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है पायलट में, फाइनल में भी डाल सकते हो। रिडंडेंट क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपने एक ही जैसे क्वेश्चंस 2 बार डाले। आई एम नॉट सेइंग कि रिपीट उसी को कॉपी पेस्ट करना है, इट्स नॉट अबाउट कॉपी पेस्टिंग। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट फीडबैक ऑन ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, लाइक वी वर yesterday we made this form। इस टॉपिक पे हमने एक फॉर्म बनाया था। अब इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आप इस ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस को कितना रेट करोगे। हम इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आप दे सकते हो, लाइक एक्सीलेंट हो सकता है, गुड हो सकता है, एवरेज और पुअर, ये दे सकते हो ना आप। यू कैन मेक दिस क्वेश्चन। अब उसमें गुड भी आ सकता है, एवरेज, पुअर भी आ सकता है, एक्सीलेंट भी आ सकता है। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आप जो है ना इजीली ये क्वेश्चन बना सकते हो। दूसरा रिडंडेंट क्वेश्चन मतलब आपने उसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में फ्रेज किया है, यानी उसको अलग तरह से पूछा है और अलग स्टाइल में पूछा है। क्वेश्चन वही है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ योर ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। बात वही है, रेट कर दो या सेटिस्फेक्शन पूछ लो। दोनों क्वेश्चंस का सेम मतलब है, सेम मीनिंग है, बट डिफरेंट वे में पूछा है। और इसमें हम लीनियर स्केल बना देंगे, लाइकेट स्केल, जिसको हमने कल डिस्कस किया था कि 1 to 5, 1 इज नॉन सेटिस्फेक्शन और फिर 5 वेरी सेटिस्फाइड। तो एक लीनियर स्केल है। इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मुझे क्या जरूरत है रिडंडेंट क्वेश्चन ऐड करने की। आई रियली वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप तुक्का लगा सकते हो, कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ऐसे सेम क्वेश्चन 2 बार डाल रही हूँ। ये मैं अपने फाइनल फॉर्म में भी डाल सकती हूँ। इट्स अ फॉर्म ऑफ, एक सिंपल वे है कि इससे आप जो है ना अपने कुछ आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, मुझे कौन बताएगा। अब्दुल वहाब ने अपना क्वेश्चन गूगल फॉर्म भी सबमिट करवा दिया है। अगर किसी और ने भी बनाया तो वो भी सबमिट करा दे, मैं उसको एक देख लूंगी। टू चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ थिंकिंग, ऑल राइट। इसका क्या मतलब है अब्दुल वहाब, मुझे इसका मतलब भी समझा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ थिंकिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एटलीस्ट ही इज मिस आंसरिंग। जी, मिस आप क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा मेरा सवाल ये है कि मैं एक जैसे 2 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस एक ही बात डिफरेंट वे में 2 दफा पूछ रही हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस। मिस इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम ये दे सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी थिंकिंग क्या। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक क्वेश्चन किया है, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि अल्सर या ऑलिव। अब एक जो है, हो सकता है कि ऑलिव के बारे में इतना श्योर ना हो कि वो जो है सेफ है उसमें, अल्सर में। हो सकता है दूसरा हो काफी श्योर हो सकता है तीसरा न्यूट्रल हो। अच्छा नहीं, इसका इसका रिडंडेंट क्वेश्चन पूछने का सिंपल एक ही बात ही होती है कि अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हो ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो किसी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछूं आपका जवाब सेम होना चाहिए। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल रेट कर दो, तो यू विल रेट पुअर। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है ना सेटिस्फेक्शन बता दो, तो यू विल रेट वेरी नॉन सेटिस्फाइड।
तो मतलब दोनों तरह से आपका आंसर सेम रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, जो आपके रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है, वो बहुत सोच समझ के आपका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपने एक ही बात दो तरह से भी पूछी है तो उसका तो जवाब सेम रहेगा। लाइक अगर मैं इसको रैंडमली जस्ट रैंडमली फिलिंग दिस फॉर्म, आजकल इतना ज्यादा इस पर फोकस किया नहीं जाता। बस आपको क्या चाहिए होता है, सिर्फ रिस्पॉन्सेज कर दो, भले आंखें बंद करके कर दो, नींद में कर दो या किसी और से करवा दो, बस मेरी आईडी से रिस्पॉन्सेज कर दो, मुझे रिस्पॉन्सेज चाहिए। तो दिस इज नॉट अ राइट वे, एथिकल वे नहीं है। बेसिकली इसमें आप ये करते हो कि आपको जो है ना एक ही तरह से दो बार पूछा है, तो इट मीन्स कि आपका जो रिस्पोंडेंट है, लाइक इफ आमना है, लिशबा है, इफ दे आर फिलिंग दिस फॉर्म, अगर उनको उनका एक्सपीरियंस बैड है ना, इट विल बी बैड इन एनी वे। आप दोनों सवाल कर लो, दो अलग अलग सवालों में पूछ लो, तो उनका जवाब सेम होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, कि अगर उसको बुरा लग रहा है, इफ ही हैड अ पुअर एक्सपीरियंस और ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो दोनों का आंसर सेम होगा। अगर फॉर एग्जांपल आमना ने एक का आंसर दिया है एक्सेलेंट, कि वो रेट करना चाहेगी इस ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस को कि इट्स एक्सेलेंट, ठीक है, दूसरे सेम वे में सेटिस्फेक्शन पूछिए तो नॉट सेटिस्फाइड, तो इट्स इररिलेवेंट ना, दो आंसर्स दिए बट बोथ आर डिफरेंट। तो ये जो है ना, ये रिडंडेंट क्वेश्चंस हम जानबूझ के इंटेंशनली ऐड करते हैं एक जैसे क्वेश्चंस, नॉट इन द सेम सीक्वेंस। लाइक पहले आपने एक क्वेश्चन ऐड किया, दूसरे नहीं, मैं पहले नंबर पे ये क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ तो दूसरा क्वेश्चन मैं 6 और 7 पे रैंडमली ऐड कर देती हूँ, ताकि मैं ये सिर्फ ये चेक करने के लिए एक रिडंडेंट क्वेश्चन, एक ही रिडंडेंट क्वेश्चन उसमें ऐड करती हूँ, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि ये रिस्पॉन्स जिस बंदे ने दिया है वो विजिलेंटली, वो एक्टिवली जो है ना पार्टिसिपेंट कर रहा था, ही वाज वेरी विजिलेंट ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म। आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन, एक तो ये वाली बात होगी कि वी आर एडिंग कंसिस्टेंसी, देखना होता है कि जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो कंसिस्टेंस है। ठीक है, इसके लिए हम रिडंडेंट क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। दूसरा हम चेक करते हैं कि अब हमारे पास मेनली वैलिडेशन दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो आप पूछना चाह रहे हो, लाइक मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो है ना, आई वांट टू आस्क अबाउट द ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे इस ऑनलाइन क्लासेस का जो है ना, एक मुझे इसका रिव्यूज चाहिए, इसका फीडबैक चाहिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। बट जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो उसकी डायरेक्शन कुछ अलग ही है, मतलब उसमें मेरा पर्पस क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, बेसिकली ये जितनी वैलिडेशन सब करनी होती है ना, वैलिडेशन का मेन पर्पस ये होता है कि आपका डेटा एक्यूरेट हो। बिकॉज लैब में तो वी आर डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, हमारे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, हम उसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसकी डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डिफरेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन सर्वे, आपको अपने डेटा को एक्यूरेट बताने के लिए आपको बहुत सारे जो है ना डिफरेंट वेज यूज करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहली वे तो मैंने आपको रिडंडेंट क्वेश्चन का बता दिया। अगर आप एक भी रिडंडेंट क्वेश्चन ऐड कर देते हो ना, और आप अपनी मेथोडोलॉजी में बता देते हो कि भाई यू हैड एडेड दिस रिडंडेंट क्वेश्चन, और उस पर भी आपका ये रिस्पॉन्ड आया था, तो आई एम श्योर कि आपका ये जो पेपर है ना, उसकी वर्थ जो है ना एटलीस्ट 10% और बढ़ जाएगी, कि इस बंदे को ये बात पता थी, ही हैड एडेड रिडंडेंट क्वेश्चन, तो इट मींस हिज डेटा इज एक्यूरेट। ठीक है, और आपको लगता है कि अगर रिडंडेंट क्वेश्चन ऐड करने के बाद आपके जो वो रिस्पॉन्डेंट्स हैं जो नॉन सीरियस थे, जिनका दोनों के रिस्पॉन्सेज अलग अलग आए हैं, तो यू विल रिमूव दैट रिस्पॉन्स, यू विल नॉट यूज दैट रिस्पॉन्स इन योर फाइनल स्टडी। ठीक है, अगर लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आमना, अगर आमना इब्रार ने एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन उसने एक्सीलेंट बोल दिया है, दूसरे क्वेश्चन में शी हैड मेंशन नॉट सेटिस्फाइड, इट मींस शी इज नॉट विजिलेंटली फिलिंग द फॉर्म। वो जो है ना उसको समझ में नहीं आया, या तो विजिलेंटली फॉर्म फिल नहीं किया, तो इसका मतलब उससे बाकी क्वेश्चंस में भी यही किया होगा, अपनी मर्जी से बस रैंडमली टिक किए होंगे। तो आप उसके डाटा पे रिलाई नहीं कर सकते, तो आपने उसको फाइनल स्टडी से एक्सक्लूड कर देना, उसका रिजल्ट को आप, यू विल नॉट यूज हर रिजल्ट, उसको आप रिमूव कर दोगे, मतलब आप उसको रिस्पॉन्स में काउंट नहीं करोगे। तो ये जो है ना, आप जब मेंशन करोगे अपनी राइटिंग में, तो इट विल बी अ फ्रूटफुल वे टू रिप्रेजेंट योर वर्क। ठीक है, क्योंकि ये सब कर रहे होते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक वैलिडिटी है और एक रिलायबिलिटी है। वैलिडिटी तो हमने कल डिस्कस की थी बहुत डिटेल में, वी हैड डिस्कस वैलिडिटी, जिसमें वैलिडिटी में कि हाउ डू यू नो कि हम जो है ना सही काम कर रहे हैं। तो वैलिडेशन में वी हैड डिस्कस 3 थिंग्स, एक कंटेंट वैलिडेशन, क्राइटेरिया वैलिडेशन एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन। कि आपने अपने फॉर्म की वैलिडेशन करनी है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब आप अपना जो क्वेश्चन टूल यूज कर रहे हो, वो वही पूछना चाह रहा है जो कि आप चाहते हो, उसके मतलब उसका जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर है। ठीक है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
तो तीन तरह से यू कैन चेक द वैलिडिटी और वैलिडिटी, दैट इज कंटेंट वैलिडेशन। कंटेंट वैलिडेशन का मैंने आपको कल बताया था, यू विल आस्क द एक्सपर्ट्स से जो है ना आप भी चेक करवाओगे कि जो है ना कि आपका टूल जो है वो सारे उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसमें मेंशन है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ये बहुत सिंपल था, हमने डिस्कस कर लिया था कि आपने इसके लिए करना है कि आपने अपने एक्सपर्ट्स को अपना फॉर्म भेजना है, वो उस पर फाइनल एसेस करेंगे कि आपका टॉपिक जो है, आपका टॉपिक और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या ये क्वेश्चन उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, यू कैन चेक द क्राइटेरिया वैलिडिटी मतलब आपने क्वेश्चनर बना लिया है, अब आपने एक क्वेश्चनर डेवलप करके आए हो ना, अब आपने क्या करना है उसको जो है ना दूसरे टूल्स के साथ कंपेयर करना है। लाइक आपने रिव्यू करना है कि पहले इस तरह का क्वेश्चनर बना था तो उसमें ये चीजें पूछी गई थी और उसके मेरा क्वेश्चन उसके साथ कंपैरिजन है। मोस्टली हम ये नहीं करते, ये इतना जो है ना रिलायबल नहीं है, क्योंकि आप काम ही नया कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, पहले से इसके जैसा क्वेश्चनर नहीं बना हुआ होता, क्योंकि आपने खुद से डिजाइन करना होता है क्वेश्चनर। आजकल सारा एआई का जो है ना दौर है, आप मोस्टली चैट जीपीटी और एआई टूल्स यूज कर रहे होते हो, तो यू कैन असेस द डेटा वेरी वेल। तीसरा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू। अब कि इसमें क्या करते हैं कि अब आपने क्वेश्चनर बनाया है, उसमें आप पूछना चाह रहे हो टू यू हैव मेड अ टूल टू मेयर द इंटेलिजेंस मतलब। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, अब्दुल वहाब के अलावा भी कोई और जो है ना बता दे काइंडली, कि अगर आप जो है ना पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और एक तरफ वो स्टूडेंट्स है जो अभी तक कॉलेज गए नहीं है, दे आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज, ठीक है। दो स्टूडेंट्स है, एक पीएचडी स्टूडेंट्स है और एक कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो आप अगर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चेक करोगे, मेयर ऑफ इंटेलिजेंस करोगे, तो हु विल बी मोर इंटेलिजेंट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ज्यादा किस में होगा, पीएचडी स्टूडेंट्स में या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले पाए। Who will tell me this? बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। जैन पीएचडी स्टूडेंट्स वेरी गुड, ठीक है। क्यों? अच्छा, ये बहुत कॉमन सेंस है कि ऑब्वियसली पीएचडी स्टूडेंट्स विल हैव मोर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बट आपने जो क्वेश्चनर बनाया था, आपने पीएचडी स्टूडेंट्स को भी एक ग्रुप के पीएचडी स्टूडेंट्स को भेज दिया, 10 लोगों को पीएचडी से, 10 जो है ना आपके वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं थे, बट जो आपका रिजल्ट आया ना वो दोनों का सेम आया। मतलब आपका जो लेवल ऑफ डिफरेंस है वो है ही नहीं कोई। आपका ये क्वेश्चनर जो है, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सेम है। तो क्या आपका डेटा, इसका मतलब आपका टूल ही में कोई प्रॉब्लम है? इट मीन्स योर टूल इज नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू गेट, व्हाट यू वांट टू नो। आपके टूल ने ये आपको रिजल्ट दे दिया कि आपके पीएचडी स्टूडेंट्स और आपके कॉलेज में ना एडमिशन लेने वाले बच्चे both have same level of intelligence. So it means you have poor construct validity. It means आपने अपना फॉर्म सही से नहीं बनाया, इसको आपको इस पे फर्दर काम करने की जरूरत है। इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। आपने अपना फॉर्म बना के एक्सपेरिमेंट कर लिया है 2-4 लोगों पे, कुछ स्मॉल ग्रुप से। ये पायलट स्टडी है, ये बहुत सिंपल सी पायलट स्टडी है, जिसमें आप, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि वाई वी आर डूइंग पायलट स्टडी, तो ये आपको समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं पायलट स्टडी। हम पायलट स्टडी इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि आपने जो क्वेश्चनर बनाया है कि उसका वही इंटेंशन है जो कि आपका इंटेंशन है। आप चाह रहे हो, यू वांट टू नो द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बट वो आपका फॉर्म इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो दो तरह के ग्रुप्स की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर फॉर्म, इन योर कंस्ट्रक्शन। आपने उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो मेरे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को और आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को। लाइक आई एम ए पीएचडी स्टूडेंट और यू आर अंडर ग्रेड, तो हम दोनों के लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस तो होगा ना, तो उसको आपका फॉर्म इतना कैपेबल नहीं है कि उसको जो है ना डिफरेंशिएट कर पाए। तो आई थिंक इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। तो आपने अपने फॉर्म को तीन तरह से जो है ना तीन तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक आपका क्राइटेरिया हो गया, कंटेंट हो गया जिसे आपने एक्सपर्ट से पूछ लिया। अब आपने फॉर्म बना लिया है ना, आप मुझसे पूछ लो, मैं एक्सपर्ट हूँ फॉर एग्जाम्पल, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन योर फील्ड। अगर आप जो है ना सोशल साइंसेज के हो तो आप अपने किसी फील्ड के एक्सपर्ट को अपना फॉर्म भेजोगे और वो उसको चेक करेगा, तो ये आपकी एक्सपर्ट वैलिडेशन हो गई। दूसरा आपका क्राइटेरिया वैलिडेशन हो गया, जिसको मैं पायलट स्टडी कह रही हूँ, ठीक है। तीसरा आपका हो गया यहाँ पे, अब हम आते हैं रिलायबिलिटी पे।
माय लैपटॉप इज हैंगिंग। अच्छा, रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल हमने डिस्कस की थी, पायलट स्टडी को डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो रिलायबिलिटी इज डिफाइंड एज एक्सटेंट टू विच अ क्वेश्चन प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट्स ऑन रिपीटेड ट्रायल्स। ओके, आई एम सेइंग कि आपका फॉर्म जो है ना, वैलिडेशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, नंबर 1 इज वैलिडिटी, नंबर 2 इज रिलायबिलिटी। ठीक है, वैलिडिटी आप कर चुके हो, वैलिडिटी अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है कि वैलिडिटी इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी एंड क्राइटेरिया वैलिडिटी। नाउ कम्स व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में ये होता है कि आपका जो गूगल फॉर्म है या आपका किसी भी तरह में, ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर द गूगल फॉर्म और नॉट ओनली फॉर द क्वेश्चनर। आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, जो हमने कल 4 मेथड्स पढ़े थे, इंटरव्यू हो गया, पेपर बेस्ड हो गया, 1-to-1 मीटिंग हो गई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गई, या जो है ना आपका गूगल फॉर्म हो गया, किसी भी तरह से आप कर रहे हो ना, तो ये चीजों को आपने कंसिडर करना है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनकी वैलिडेशन करनी है आपने। ठीक है, कोई भी तरह का मेथड, एनी मेथड यू आर यूजिंग, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मेथड्स। रिलायबिलिटी में आप एक टेस्ट लगाते हो, रिलायबिलिटी बहुत डिफरेंट वेज में की जाती है, बट इन सिंपल जो एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर मैं करती हूँ, या हम लोग मोस्ट कॉमनली करते हैं, वो है क्रॉन बैच अल्फा। आप लोगों में से कितने लोगों ने क्रॉन बैच अल्फा का नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चनर बनाया होगा, पहले ये स्टडी सर्वे बेस्ड स्टडी भी की होगी, पर काफी जगह पे आप लोगों को अपनी लैकिंग्स नजर आएंगी। कैन यू टेल मी कि इफ एनीवन हियर अबाउट क्रॉन बैच अल्फा? क्रॉन बैच अल्फा सिंपली एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। इसमें क्या करते हैं कि आपने जो 15 लोगों का डेटा लिया था ना, उस पर ये टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, 15-15 लोगों की पायलट स्टडी आपने की है, उस पर अगर आप ये टेस्ट लगाते हो तो इट कैन बी, आपने क्रॉन बैच के लिए ना, क्रॉन बैच बेटा बेसिकली क्रॉन बैच इज कि आप जो है ना एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हो। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के लिए न्यू होगा और मैं पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बिकॉज इट नॉट कम्स अंडर माय डोमेन, टाइम भी शॉर्ट है, मैं आपको पूरा एसपीएसएस नहीं समझा सकती। बट एज अ रिसर्चर, एज अ सर्वे बेस्ड एनालिसिस करने के लिए यू मस्ट नो अबाउट द एसपीएसएस। एसपीएसएस बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल टूल है। ठीक है, इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, मतलब आपको जैसे एंड नोट मिल जाता है, इस तरह से एसपीएसएस भी मिल जाता है। एसपीएसएस से ये होता है कि आपके अपने डेटा को, जो आपको क्वांटिटीज मिली हैं, उसको आप स्टेटिस्टिकली टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करके आपको एक थोड़ा सा जो है ना जस्ट दिखा देती हूँ कि एसपीएसएस कैसा होता है, कि इन फ्यूचर आपको पता हो कि आपने अगर सर्वे बेस्ड एनालिसिस आप कर रहे हो, तो आपको एसपीएसएस की थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। एक बहुत सिंपल टेक्निक है। हम स्टेटिस्टिक्स जब पढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो उसमें भी हमें सिखाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा टूल है। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि आपने ये टेस्ट लगाना है। जब आप इस टेस्ट को लगाने के लिए, आपको पता है ना कि मुझे ये टेस्ट यूज करना है पायलट स्टडी में, जिसके रिजल्ट मुझे इतने आएंगे, तो इसका मतलब आई एम गुड टू गो, कि मुझे अब मैं आगे मूव कर सकता हूँ और मेरी फाइनल टेस्टिंग की तरफ जा सकता हूँ। तो दैट इज क्रॉन बैच अल्फा। कुछ भी नहीं करो आप। ठीक है, ये जो मैंने इतना आपको क्राइटेरिया बताया कि आप इस तरह से दो ग्रुप्स में टेस्टिंग करके उसको एनालाइज करो कि रिजल्ट सेम है या नहीं, कहीं रिडंडेंट क्वेश्चन ऐड कर दो। अगर आप कुछ भी नहीं करो ना, यू आर जस्ट डूइंग अ पायलट स्टडी। अब आपने एक फॉर्म बना लिया, 15 लोगों को वो फॉर्म सेंड करो, उनके 15 के रिजल्ट्स आते हैं, उसको एसपीएसएस पे डालो, उन सारे क्वेश्चंस को, उनको वैल्यूज ऐड करोगे आप। इसको सिंपली इसकी वेरिएबल्स ऐड करना होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी लर्निंग है एसपीएसएस की। उसमें ऐड करके आपने एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट होता है। टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे रीड करते हैं? 0 से 1 तक रीड करते हैं। ठीक है, 0 to 1 मीन्स आपका जो है ना टेस्ट की जो रेंज है ना, रिजल्ट की रेंज है, वो 0 से लेके 1 में है। ठीक है, 0 से 1 तक, मतलब आपका ये रेंज है, इसके अंदर आपका रिजल्ट होता है। अगर आपका रिजल्ट ज्यादा 0 के करीब है, तो इट मीन्स यू आर फेलिंग द रिजल्ट। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट 1 के करीब है, लाइक 0.9 है, 0.8 है, तो जाहिर सी बात है ना, 0 से 1 तक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसके बीच में आता है 0.5, मतलब ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है, अगर 0.5 यानी आधा है इन दोनों का, अगर इस साइड पे है तो आप फेल कर रहे हो, यानी आपके क्वेश्चन जो है ना वो फेल है। यू हैव टू चेंज योर क्वेश्चन, उसमें आपको अपने क्वेश्चन चेंज करने पड़ेंगे। और अगर आप इस रेंज में है, तो इसका मतलब यू आर पास, यू हैव पास्ड।
और आपका बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है जब आपका रिजल्ट जो है ना इतना हो 0.85, यानी कि जो है ना 1 के बहुत करीब हो। देखो 1 के करीब है ये, सही है। इसमें आप, और अगर ये आप जो है ना टिपिकली इतना आता है, इतना 0.7 भी आ सकता है, तो आप इसका मतलब आप मूव कर सकते हो। लेकिन अगर 0 के करीब है, लाइक 0.1 है, 0.5 के नीचे नीचे है, तो आपका रिजल्ट फेल है, आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल वे में आपको पता चल गया कि आपका ये जो क्वेश्चन है, आपने इतने अच्छा, इतने प्यार से आप बना के बैठे हो कि मुझे अब इस पर पूरी स्टडी करनी है, फाइनल स्टडी करनी है। अगर आपने उस पर 15 लोगों पे करके आपने ये कौन बैच अल्फा टेस्ट लगा लिया, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा टेस्ट लगाने के बाद कि आपका रिजल्ट अगर 1 के करीब है तो पास है, अगर 0 के करीब है तो यू हैव फेल्ड द टेस्ट। आपको दोबारा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपने उसमें जो है ना रिपीटेशन, लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे, कुछ आपने जो है ना उसमें कुछ ऐड करोगे, कुछ जो है ना माइनस करोगे, तो ये है। तो ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, क्रॉन बैच के लिए मैं आपको एसपीएसएस की थोड़ा सा फेस दिखा देती हूँ, एसपीएसएस की शक्ल दिखाती हूँ कि वो होता कैसे। बेटा एसपीएसएस की ना इस तरह की एक विंडो आती है, ठीक है। इस तरह की एक विंडो होती है, ये जो है ना एसपीएसएस, आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिकली डाटा एडिटर होता है। इसमें दो तरह के यूज होते हैं, एक डाटा व्यू होता है, एक वेरिएबल व्यू होता है। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसको यूज करना भी आता होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना डेटा डालना होता है। कि डेटा एंट्री जो है ना वो आप यूट्यूब से वीडियो से भी सीख सकते हो, वो आप किसी अलग से इसको जो है ना इसकी कोई क्लास लेके हम इस पे काम कर सकते हैं। डेटा व्यू और वेरिएबल, क्योंकि इसमें इससे टाइम टेकिंग, बस आपने जो 15 लोगों का डेटा है ना वो आपने यहाँ 15 इसमें पूरा डेटा आपने डालना है। आपने फिर एनालाइज वाले बटन पे जाना है। एनालाइज पे जाने के बाद आप यहाँ पे स्केल पे आ रहे हो, स्केल पे रिलायबिलिटी एनालिसिस। अभी हम ये क्या चेक करें, हम रिलायबिलिटी चेक करें कि क्या हमारा फॉर्म, क्या हमारा टूल जो भी हम यूज करें, इंस्ट्रूमेंट यूज करें, क्या वो रिलायबल है या नहीं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, फिर अब ये हमसे पूछेगा कि डेटा दे दो। अब डेटा हमारे पास है ही नहीं, हमने डेटा भी डाला नहीं है। डेटा जब डालेंगे तो आप डेटा दे दोगे सारा, और फिर वो जो है ना आपको रिजल्ट बता देगा। आपके पास रिजल्ट शो होगा और उससे पता चल जाएगा कि आपका जो है ना 0 के करीब है, तो इट मीन्स आपका फेल हो गया है। आपके क्वेश्चन यार, इसका ये मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स, अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं ना, इट मीन्स के एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ सीक्वेंस में नहीं आ रहा, मतलब उसके साथ जो है ना लिंक नहीं कर रहा। मतलब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस होता है क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आपने पता नहीं क्या पूछ लिया है कि आपने जो है ना ये लेक्चर आपको समझ में आया था या नहीं आया था। तो मतलब थोड़ा सा आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट कर करके बनाने। लाइक अगर आप पहले नाम पूछ रहे हो तो नाम के बाद एज पूछ रहे हो, उसकी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो, तो ये एक डेमोग्राफिक सेगमेंट हो गया ना। तो इस तरह से आप जो है ना इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन आप जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बात यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हम वापस आते हैं जो है अपने, बहुत शॉर्ट सा मैंने इसका बताना था कि क्रॉन बैच क्या होता है। आपको बस एक बेसिक बेसिक चीजें पता चल रही है कि हमें एक क्वेश्चनर बनाने के बाद हमने अब इससे 15 लोगों का टेस्ट करके हमने उस पर क्रॉन बैच लगाना है, ठीक है। अच्छा, क्रॉन बैच लगाने के बाद अब आपका डेटा जो है ना अब आपका रेडी है। अब आपने क्या किया है, रिस्पॉन्सेज ले लिए हैं। अब रिस्पॉन्सेज ले लिए हैं, अब हम करते हैं इस पे थोड़ा सा इसका वर्कअप करते हैं इसकी ओके। रिस्पॉन्सेज आ गए आपके पास, आपने क्रॉन बैच लगाया, आपका जो है ना रिजल्ट 0.85 आया, तो इट मींस आपका अब यू आर गुड टू गो। नाउ यू हैव टेकिंग द रिस्पॉन्सेज। आपने इस फॉर्म को जहाँ पॉपुलेशन में आपने शेयर कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आपने जो है ना हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि आपने कितना सैंपल लेना है, कितने पॉपुलेशन आप यूज करोगे, जिसमें हम 385 की बात कर रहे थे, 384 सैम्पलिंग आपका जो टारगेट पॉपुलेशन। अगर आपको नहीं पता कि हम पूरे कराची में से कितने लोगों का डेटा लेना चाह रहे हैं, तो मिनिमम डेटा वुड बी 385। और अगर आपकी पॉपुलेशन जो है टारगेटेड है, आपको पता है कि कम लोगों के लिए के ऊपर कर रहा हूँ, तो योर पॉपुलेशन विल बी 200 समथिंग होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ फॉर्म पे, जो मैंने जिस फॉर्म पे हमने कल किया था, लाइक जो फॉर्म मैंने कल आपके सामने कंस्ट्रक्ट किया था, और आप लोगों ने भी आई होप करके आए होगे कंस्ट्रक्शन। वेट अ मिनट, बेटा क्वेश्चन मेरा शो हो रहा है, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है?
यस मैम। ओके बेटा, ये देखो ये फॉर्म हमने कल बनाया था, ये मैंने पब्लिश कर दिया, सेंड कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आए हैं, 61 रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। ये 61 रिस्पॉन्सेज हैं। अब ये मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है। अब इस आपके पास सिंपली एक रिजल्ट आ गया है। अब आपने, मैं आपको ये इस तरह इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि मुझे भी आगे क्या करना है। अब आपका रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपने इस रिजल्ट को डेटा राइटिंग की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपके पास इस तरह से सारा डेटा आया हुआ है। आपने क्या करना है, व्यू इन शीट्स, ये आपको क्लिक नजर आ रहा है। आपके पास सारा डेटा एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर देना है। लाइक आपका पूरा डेटा एक शीट में, एक प्रॉपर एक्सेल की शीट में डेटा सारा जिस तरह से आया है वो सब शो हो रहा है। लाइक अगर आपके पास एक्सेल शीट खुल रही हो ना, तो एक्सेल शीट में देखो आपके पास जब लाइक सवाल रजा के मैंने ये सबसे पहले मैंने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। मैंने ये फॉर्म फिल किया है, तो मेरे सारे क्वेश्चंस ऊपर क्वेश्चन है, उसका आंसर सारा आ रहा है कि मुझे बहुत ओवरऑल मैंने रेट किया, इट्स गुड। जूम पे किया था, सेटिस्फाई कितना है, तो पूरा डेटा जो है ना यहाँ से इसको जो है ना करते करते ये पूरा फुल जो है ना कंप्लीट एक विंडो शो हो रही है, जिसमें आपके 61 रिस्पॉन्सेज के सारे डेटा है। कुछ किसी ने कह दिया कि डिड नॉट अंडरस्टैंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, आई फील लाइक, इसे बहुत देखे कहानी लिया, ये जो है ना बहुत लंबी सी कहानी लिखी है, ठीक है। किसी ने जो है ना लिखा हुआ है समटाइम्स इंटरनेट इश्यूज एट माय साइट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ये एक बहुत पहले की बात है, बहुत पहले एक फॉर्म जो है ना इस तरह से जस्ट सैंपल के तौर पे फिल किया था। तो ये आपके पास एक फॉर्म है जिससे आपको डेटा आ गया, आपके पास शीट में ये डेटा आ गया है, आपके पास टेबल्स भी आ गए। अगर आप इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज में देखो तो आपके पास परसेंटेजेस में शो हो रहा है। आप इस चार्ट को कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से अपने पेपर में डालने के लिए, ठीक है। अब आपके पास ये चार्ट है, ये फ्लो डायग्राम है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, आप टेबल्स को कॉपी कर सकते हो, इस टेबल को पूरे को कॉपी कर सकते हो, ऐसे पेस्ट कर सकते हो अपने पेपर में। एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, पूरे। कल हमने एक पेपर देखा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसी तरह से पूरे आपका यहीं से आपने उठा के जो है ना आपने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर वे है कि आपके पास इस तरह से कंप्लीट रिजल्ट शो हो रहा है। अब मैंने ना एक एग्जाम्पल जो है ना खुद से आपके लिए इसके लिए एक पेपर लिखा है। पेपर लिखा के एग्जाम्पल है कि अब जो है ना हमने राइटिंग की तरफ आना है, ठीक है। इसको बहुत प्रिसाइजली मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने अब क्या करना है। अब आपने आपका रिजल्ट्स ले लिए। नाउ आप एक आपका डेटा कंप्लीशन स्टेप, डेटा कलेक्शन स्टेप कंप्लीट हो गया है। यू हैव कंप्लीटेड वन मेजर स्टेप, जिसकी आपने बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके उसकी वैलिडेशन करके उसका सारा कंप्लीट प्रॉपर राइटफुल जो है ना आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, ठीक है। नाउ यू हैव स्टार्टेड साइंटिफिक राइटिंग, ठीक है। ये साइंटिफिक राइटिंग एक शॉर्ट सा पेपर लिखा है मैंने इसी टॉपिक पे, स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छा ये मैंने खुद नहीं लिखा है, मैंने ये एआईसी लिखवा दिया जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आ गया जो कि लास्ट में आएगा, बाद में हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन लिखा हुआ है, 2000 कोविड-19 में पेंडेमिक जो है ना बहुत ज्यादा हो गया था, तो हमने प्राइमरी मोड जो एजुकेशन का था वो ऑनलाइन था। ऑल्दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक लिमिटेड इंटरेक्शन है, टेक्निकल इश्यूज है, बहुत सारे। अब सबको पता है ना कि क्या क्या ऑनलाइन लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला जो नंबर 1 प्रॉब्लम इज टेक्निकल इशू। अच्छा ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। मेथोडोलॉजी देखो, अब मेथोडोलॉजी अब आपको देखने में पढ़ने में आसान लगेगा कि क्रॉस सेक्शनल सर्वे था। हमको पता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होता है, ठीक है। कोई बता देगा क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या था? क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस क्या था? वी हैड स्टडीड यस्टरडे दिस। एनीवन कैन अनम्यूट देयर माइक। मिस जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो प्रेजेंट बेस्ड स्टडी होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो फ्यूचर बेस्ड होता है। बस ठीक है, सही है। इतना इतना सा भी हमारे लिए काफी है कि हमें पता हो कि हमारा जो प्रेजेंट बेस है और हमारा जो है ना फ्यूचर बेस है। तो अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंटली अभी करंटली मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रही हूँ। मेथोडोलॉजी में सबसे पहले मैंने ये लिखा, पार्टिसिपेंट्स मैंने कितने लिए थे? 200 लिए हैं फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बट मुझे लेने हैं कम से कम एक अच्छी स्टडी के लिए। आप 200 पे भी अपना काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस, ठीक है। बट आपको करना किस में है? आपको मैंने बताया है कि यू हैव टू डू फॉर 200 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर जो है ना आपने जो है ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ले लिए। फिर आपने एक स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया कि आपने स्ट्रक्चर क्वेश्चन बनाया था,
उसमें आपने डेमोग्राफिक्स डाला, सेटिस्फेक्शन, जो जो सेगमेंट्स आपने डाले थे अपने क्वेश्चनर में, कि आपने सेटिस्फेक्शन लेवल पूछा, आपने डेमोग्राफिक्स पूछी, आपने चैलेंजेस पूछे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, आपने एक सेक्शन ये भी बनाया कि सजेशंस दे दो अपनी कि हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग को। तो इट ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मेथोडोलॉजी, ठीक है। और डाटा कलेक्शन आपने कैसे की? गूगल फॉर्म के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली की, मींस यू हैव सेंड द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, और आपने जो है ना डेटा कलेक्शन की। अब डेटा एनालिसिस आप कैसे कर रहे हो? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो हमने कल डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। और रिजल्ट्स में देखें अगर आप, तो रिजल्ट्स में देखो पहले डेमोग्राफिक वाला जो क्वेश्चन था ना उसके रिजल्ट बता दिए कि टोटल रिस्पॉन्सेज 200 थे, उसमें से 60 फीमेल थे और 40 मेल थे। ऐसे डेमोग्राफिक डेटा हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कितने मेल्स थे, कितनी फीमेल्स थी, उनका एज ग्रुप, ज्यादा एज ग्रुप हमारे पास क्या आता है, ये देखो यहाँ पे सारा मेंशन है, ठीक है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन लेवल पूछा कि हाईली सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स जो थे वो 20 थे, मॉडरेटली सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स 40%। तो ये डेटा हमने 200 लोगों के डेटा में से लिया है। तो देखो मैंने वहीं से टेबल उठा के यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, वहीं से एक टेबल बना लिया उसको देख के, वो पूरा ये फ्लो जो है ना पाई चार्ट यहाँ पे बता दिया सेटिस्फेक्शन लेवल ऑनलाइन लर्निंग से, कितने लोग डिससेटिस्फाइड थे, कितने लोग न्यूट्रल थे, कितने लोग मॉडरेटली सेटिस्फाइड थे। तो ये परसेंटेजेस जो आ गए। डिस्कशन में यू आर गोइंग टू ऐड द कि आपको क्या, आपने रिजल्ट के बारे में लिखना है कि इसका सेटिस्फेक्शन था, तो इसका मतलब कि ज्यादातर लोगों को ये समझ में आया। तो डिस्कशन में आपको अपना अपना जो है ना स्टडी की इंपॉर्टेंस बतानी होती है। और लास्ट में कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस। अब नाउ हियर कम्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। अब यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रेफरेंस नहीं नजर आया क्योंकि रेफरेंसेस हमने अभी डाले। वैसे ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे आप एक लाइन, आपने ये लाइन लिखी है ना एक पेपर से उठा के, तो यू हैव टू ऐड द रेफरेंस एट दैट, इधर ही आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों के पास रेफरेंसेस हैं, आई नोट डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने, सॉरी। चलो अगर किसी ने नहीं भी डाउनलोड किया तो आप लोग सीख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं। वेरी गुड, आमना ने डाउनलोड कर लिया है, गुड जॉब आमना। अच्छा, अब्दुल वहाब आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी आप सीख लें आपको कि करना कैसे है। मैं ऑनलाइन लर्निंग का पेपर लिखा है मैंने, ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस। मैंने तो जो है ना ऐसे चैटजीपीटी से उठा के लिखा था, तो इस वजह से मैंने साथ साथ रेफरेंसेस नहीं डाले। अब हम क्या करेंगे, हमने रेफरेंसेस डालना सीखना है। फिजा नवाज खोजा ऑल्सो हैड डाउनलोडेड एंड नॉट, वेरी गुड फिजा। क्योंकि बेटा आप लोगों ने ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई इसलिए किया है कि यू वांट टू लर्न, तो आपको जो है ना खुद से भी ट्राई करना चाहिए कि आपको किस तरह से आप जो है ना लर्न कर सकते हो। आपने अब क्या करना है, अब रेफरेंसिंग के लिए आपके पास इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होगा, एंड नोट। अब एंड नोट सिखा रही हूँ। आपके पास एक विंडो खुलेगी लाइक दिस। अच्छा ये एक मिनट, आपके पास जो विंडो ओपन हो रही होगी ना, वो ये विंडो ओपन हो रही होगी, मतलब कुछ भी नहीं है इस विंडो पे, जस्ट ये शुरू के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले यू विल ऐड, यू विल मेक अ लाइब्रेरी। जैसे आप एक नया फोल्डर बनाते हो ना, उसी तरह से हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं इसमें, जिसमें आप अपने रेफरेंसेस को सेव करना चाह रहे हो। आप फाइल में गए, आपने क्या किया, न्यू पे क्लिक किया। मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगी, लेकिन आप लोग इसको सुन लो और आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन अभी सब सुन लें बस, कि आप देख लें कि कैसे कर लें। आपने एंड नोट डाउनलोड किया, एंड नोट का आपकी इस तरह से ब्लैंक विंडो शो हो रही है आपके पास। नाउ यू हैव टू मेड अ न्यू लाइब्रेरी। न्यू लाइब्रेरी मतलब कि आपने एक लाइब्रेरी बनानी है कि आप जो रेफरेंसेस डाउनलोड करोगे ना, वो रेफरेंसेस इसी लाइब्रेरी में सेव हो जाए, ठीक है। तो आई एम मेकिंग अ न्यू लाइब्रेरी, न्यू पे क्लिक किया तो इस तरह से एक विंडो खुलेगी। माय लैपटॉप इज हैंगिंग, ओके। आपने लाइब्रेरी का नाम दे दिया, लाइक हम जो नेशनल नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम पीएमपी, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे बस रैंडमली आई एम गिविंग दिस नेम, मैंने ये नेम दे दिया है और इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास एक नई लाइब्रेरी खुल जाएगी यहाँ पे। मल्टीपल थिंग्स आर हैव ओपन्ड, ओके। अच्छा, आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जैसे आप एक नया फोल्डर बनाते हो, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हो, इसी तरह से आपने सिंपली लाइब्रेरी बना ली। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हो गया है, इसको एक मिनट। देखिए, ये आपके पास इस तरह की एक लाइब्रेरी है। अब इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, लाइब्रेरी इस तरह से खुल गई है। इसका नाम देखें, यहाँ पर टॉप पे आपको नेम भी शो रहा होगा जो मैंने अभी डाला है, नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम पीएमपी।
आपके पास ये लाइब्रेरी है, आपके पास ऑल रेफरेंस की जगह पे जीरो शो हो रहा है बिकॉज इट्स जीरो, कोई रेफरेंस नहीं है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, आपके पास दो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं फॉर द यूज ऑफ एंड नोट। जब आप एंड नोट यूज करोगे, यानी आप रेफरेंस डालने लगोगे या पेपर राइटिंग कर रहे हो जिसमें आपको रेफरेंसेस डालने होंगे टाइम टू टाइम, आप अपनी विंडो, एंड नोट की विंडो आपने ओपन कर देनी है। लाइक आपने ये वाली विंडो खोल के रखनी है, इसको मिनिमाइज कर सकते हो, इसको रिमूव नहीं करोगे। जब अगर आपने इसको कट कर दिया, इस विंडो को क्लोज कर दिया है, तो इट मींस आपका कोई भी रेफरेंस यहाँ विंडो में आके सेव नहीं होगा। सबसे पहली टिप ये है कि आपने एंड नोट की विंडो खोल ली है, ठीक है। दूसरी, आपने यहाँ पे अपना गूगल फॉर्म पेपर जो आप लिख रहे हो, जिसकी आपने इस एब्स्ट्रैक्ट में कोई रेफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब आपने रेफरेंस ऐड करना है इस वाली लाइन पे, इस पहली लाइन के बाद आपने रेफरेंस ऐड करना है कि आप जो है ना कोविड-19 को जो है ना ये बताना चाह रहे हैं कि कोविड-19 के स्टार्ट से ऑनलाइन जो है ना वो थी, ठीक है। ये आपने जहां जिस पेपर से भी आपने ये लाइन ली है, मैंने तो ऐसे रैंडमली ले लिए, बट आपने जिस पेपर से भी ये लाइन उठाई है, कॉपी करके पेस्ट की है ना, यू विल ऐड द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर, ओके। सो अब हम एक तो हमने ये एंड नोट की विंडो खोल दी, दूसरा हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है। अब आ जाते हैं गूगल पे। गूगल स्कॉलर पे आए। गूगल स्कॉलर पे आने के बाद ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, मैंने इस तरह से रेलिवेंट पेपर जो है ना ये ऐड कर दिए हैं ड्यूरिंग। मैं यहाँ पे और सिलेक्टिव करने के लिए कोविड-19 की बात कर देती हूँ, ताकि सबको पता चल जाए कि कोविड-19 के टाइम पे जो ऑनलाइन सेशन हुए थे ना, उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन विद ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द, अभी पेपर में बहुत सारी बातें होंगी, आपने इस पेपर को रीड करना है। आपने इस पेपर को रीड करने के बाद इसमें से आपने 2-3 लाइनें उठाई हैं, 2-3 लाइंस आपने यूज की हैं, आपने कॉपी करके पेस्ट कर दो, उसमें बाद में उसको रीराइटिंग कर दो, थोड़ा सा उसको अपनी वर्डिंग में लिख लो, तो ये आपकी अपनी राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस साइट। आपके पास ब्लू कलर में एक सेफ लिखा हुआ आ रहा है, एक साइट लिखा हुआ आ रहा है, साइटेड बाय। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइम इंपॉर्टेंस है वो है दिस साइट वर्ड। आपने साइट पे क्लिक करना है ना, तो आपके पास क्या खुलेगा, ये एक विंडो खुल जाएगी जिसके नीचे एंड नोट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना 4-5 चीजें लिखी हुई है, बिबटेक्स है, एंड नोट है, रेफलेम है, ये बहुत सारी चीजें, ये आपके काम की नहीं है क्योंकि आप अभी सिर्फ ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, आपने बस उसकी बात करनी है, बाकी आपने किसी की बात नहीं करनी। और एंड नोट सबसे ज्यादा इजिएस्ट जो है ना सॉफ्टवेयर है और फ्रीली अवेलेबल है। लाइक मैंने जैसे आप लोगों को फ्रीली प्रोवाइड कर दिया है, मुझे भी किसी ने फ्री में दिया था, ये मैंने यूट्यूब से इसको क्रैक किया था, तो अब हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, तो हम इसको यूज करेंगे। एंड नोट पे आप क्लिक करोगे, आपका ये रेफरेंस जिसको आपने साइट किया था वो आपकी इस विंडो में यहाँ पे आके सेव हो गया ऊपर। यहाँ पे ये जो रेफरेंस है ना, यहाँ आ गया डाउनलोड वाले में, इस पे क्लिक करोगे तो ये रेफरेंस आपको खुल जाएगा आपकी डाउनलोड विंडो में। रेफरेंस पे डबल क्लिक करोगे तो रेफरेंस आपका कहाँ पे आ गया, ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस आपका आपके एंड नोट वाले सेक्शन में खुद ही आ गया, पूरा रेफरेंस आ गया। देखो इसमें अब ये रेफरेंस से पता चल रहा है आपको, यहाँ पे ऑथर्स के नेम है इस साइड पे, यहाँ पे ईयर है, पूरी बात जो है ना ये सारी इस पर्टिकुलर इसमें आ गई। आपको सिर्फ सिंपल से आपने क्या करना है, अब्दुल वहाब बेटा वेट करो, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस सेगमेंट, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा। आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को इस रेफरेंस को जो आपने डाउनलोड अभी अभी किया है और आपकी विंडो में आ गया है, यहाँ पे एंड नोट की विंडो में जो आपने खुद बनाई थी लाइब्रेरी, आपने इस पे क्लिक करना है तो ब्लू टिक आ जाएगा, ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा। अब इसको ब्लू कर दिया आपने, कुछ भी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब आप आ जाओगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जहां पे आपने रेफरेंस डालना है। बहुत इजी स्टेप किए हैं आपने। सबसे पहले यू हैव डन, सबसे पहले आपने क्या किया, एंड नोट की विंडो खोली, उसमें आपने एक अपनी लाइब्रेरी बना ली है जहां पे आपको सारे रेफरेंसेस, पूरे पेपर के रेफरेंसेस आप उसी लाइब्रेरी में यूज करोगे। उसके बाद आपने अपना जो है वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें आप लिख रहे हो, गूगल स्कॉलर पे जाके वो पेपर जिससे आपने अपना राइट मटेरियल लिया है, आपने उस पेपर को साइट करना है। साइट पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एंड नोट पे क्लिक करोगे, आपकी विंडो, आपका वो उसका रेफरेंस वो खुद ही डाउनलोड हो जाएगा, और उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपकी अपनी विंडो में ओपन हो जाएगा जो एंड नोट की विंडो आपने खोल के रखी हुई थी। अब यहाँ पे आपने वो रेफरेंस डालना है इस वाली जगह पे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ इस वाली जगह पे, यू वांट टू ऐड दैट रेफरेंस। आपने क्या करना है, एंड नोट पे ये ऊपर वर्ड डॉक्यूमेंट पे, जब आपके सिस्टम पे लैपटॉप में या कंप्यूटर में जब आप एंड नोट डाउनलोड करते हो ना, तो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी वो आ जाता है, खुद ही से उसकी एक्सटेंशन आ जाती है। मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में देखो एंड नोट खुद ही आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोडेड है, मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आऊंगी कॉर्नर वाले ऑप्शन में, इंसर्ट साइटेशन, सिलेक्टेड साइटेशन, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट करके आई हूँ ना, मैं ऑलरेडी उसको ब्लू टिक में सिलेक्ट करके आई हूँ। जैसे मैंने उसको क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया, ये मेरा रेफरेंस आ गया। ये मैं आपको दिखाऊं, दिख रहा है आपको 1 नंबर नजर आ रहा है,
ये 1 ऑटोमेटिकली खुद आ गया। अब इस 1 का जो रेफरेंस आया होगा ना नीचे लास्ट में, देखो 1 यहाँ पे आया है, ये 1 जो है लास्ट में, अब उसका रेफरेंस ये लास्ट में, लास्ट वाले पेज पे जो है ना खुद ही रेफरेंसेस आते जाएंगे। अब अगर सेम वे में मैं दो से ज्यादा रेफरेंस, दोबारा एक और रेफरेंस डाउनलोड करना चाह रही हूँ, मैं ये वाला रेफरेंस जो है ना मैंने यूज कर लिया, अब मुझे एक और रेफरेंस डालना है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, तो इसको भी मैं सेम वे में साइड करूंगी, एंड नोट पे क्लिक करूंगी, ये रेफरेंस मेरी विंडो में खुल गया, इसको दोबारा से क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरी एंड नोट विंडो में खुल गया। अब मेरी एंड नोट विंडो में 2 रेफरेंसेस हो गए टोटल, एक पहले डाउनलोड किया था, एक अभी किया था, टोटल 2 रेफरेंसेस हो गए। अभी वाला जो रेफरेंस है, अभी वाला रेफरेंस कौन सा था, ये वाला रेफरेंस अभी अभी मैंने डाउनलोड किया बाद वाला, ये मुझे चाहिए। अब पहले वाला तो मैंने यूज कर लिया ना, अभी ये चाहिए, तो इस पे मैं क्लिक करूंगी, यानी इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, वापस अपने डॉक्यूमेंट पे आऊंगी जिसमें मुझे रेफरेंस डालना है, अब मैं रेफरेंस डालूंगी दूसरी लाइन पे, यहाँ पे सेम वे में एंड नोट पे गई, सिलेक्ट किया, दूसरा रेफरेंस खुद ही आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो जाएगी खुद ही, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसके ऊपर डालूंगी तो 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और वो दूसरा उसका पूरा यहाँ से रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप रेफरेंस डालते हो ना तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती। सबसे पहली बात कि आपका जो नंबरिंग है वो खुद ही से आपकी नंबरिंग हो रही होती है रेफरेंसिंग की, एक पहला रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस, तीसरा रेफरेंस, एक जगह पे आप 2 रेफरेंस डालोगे तो वो भी इस तरह से सिमिलर वे में शो होंगे। तो ये आपका रेफरेंसिंग है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट रेफरेंसिंग यू कांट यूज। ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस को ये समझ में आ गया है, कि अगर वो आप ये रिकॉर्डेड वीडियो भी देखोगे तो आप उससे परफॉर्म कर सकोगे, या फिर जो है ना आप किस किस को ये समझ में आया है, और किसने ये पहले ट्राई किया है। और अब्दुल वहाब आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? अब्दुल वहाब, आर यू देयर? मैम समझ आ गया, वेरी गुड। देखो बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपने अपने रेफरेंसेस उसके थ्रू डालना शुरू कर देना है। एक बेटा मिनट, अब्दुल वहाब का कोई क्वेश्चन था बट ही इज नॉट हेयर। सबा मंसूर को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, सही है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, आपने इमराड स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लाइक यू विल राइट इंट्रोडक्शन फर्स्ट, उसके बाद आपने मेथोडोलॉजी, जो हमने इतनी मेथोडोलॉजी पढ़ी है कि हम क्रॉस सेक्शनल कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हैं, हम किस तरह से उसको परफॉर्म करें, क्या आपने गूगल फॉर्म क्या यूज किया था। आपने इसमें एक चीज मिसिंग है इस पेपर में, कि इसमें ये मेंशन नहीं है कि आई हैव डन माय पायलट स्टडी, मैंने उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी चेक की, मैंने उसकी प्रॉपर वैलिडेशन की। ये बात मैं बताऊंगी तो मेरे पेपर में 4 चांद लग जाएंगे कि मैंने इसकी प्रॉपर वैलिडेटेड फॉर्म यूज किया है। और अगर मैं ये बोलूंगी कि मेरे जो रेफरेंस रिस्पॉन्सिव है वो 385 है या उससे ज्यादा है, 500 है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके बाद आपने रिजल्ट को प्रेजेंट करना है इन सेम वे, और आपका जो रेफरेंसिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टिप इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप रेफरेंसेस डालते हो ना, जो पेपर आप यूज करते हो ना, आपने वो पेपर यूज करना है सारा जो एडवांस पेपर है ना, न्यू, लाइक मैं कोविड-19 की बात करूँ ना तो मैं कोविड-19 की ही उन दिनों के पेपर्स यूज करूंगी, लाइक जो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि फिल्टर यूज कर सकते हो कि कौन से ईयर का आपको डेटा चाहिए। अब कोविड-19 हमारा 2020 से लेकर 23 तक चला है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस वाले काम जो है ना उसी टाइम पे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। 2020 में तो कोविड हुआ था, काम होते होते 2021 22 23 में जाके पेपर्स पब्लिश हुए होंगे, तो वो आपके पेपर्स जो है ना इजीली अवेलेबल होंगे मार्केट में कह रही हूँ, आपकी वेबसाइट पे, रिसर्च प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हमने डिफरेंट डिस्कस किए हैं, गूगल स्कॉलर है, पबमेट है, ठीक है, हमने सब डिस्कस किया है। तो यू विल गेट टू नो कि हाउ टू नाउ यू हैव कम टू नो कि आपको रेफरेंसेस कैसे डालना है, राइटअप कैसे करना है, और जो है ना आपने, अच्छा अब थोड़ी सी बात ये करनी है कि जैसे राइटअप में आपको राइटअप स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले यू आर स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन से आप जो कॉमन टिप है वो ये है कि आपका जो टॉपिक है ना, आप उस टॉपिक को गूगल पे डालोगे, आपने जाहिर सी बात है, जब लिटरेचर रिव्यू जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, लिटरेचर रिव्यू वो एक पॉइंट चीज होती है जिसमें आप डिफरेंट आर्टिकल्स को पहले स्टडी करते हो बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च।
आपने जैसे मैंने टॉपिक उठाया ना स्टूडेंट फीडबैक फॉर ऑन ऑनलाइन लर्निंग, मैंने एक टॉपिक उठाया है, मैंने टॉपिक डायरेक्टली मेरे माइंड में नहीं आया होगा, जैसे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक आप पहले सर्च करोगे, आप पहले उसका लिटरेचर रिव्यू करोगे, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपने उसमें से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो बाद में आप पेपर में इस तरह से उसके रेफरेंसेस डालोगे, उसको साइट करोगे। साइटेशन और रेफरेंसिंग में यही डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। साइटेशन जो है ना, वेट, जो आपको ये बात करी थी ना कि साइटेशन जो है वो क्या होती है और रेफरेंसिंग, साइटेशन जो है ये साइटेशन है, टेक्स्ट के अंदर आपने पूरी बात लिखी हुई है, उसके बाद ये नंबरिंग जो दी हुई है ना, दिस इज साइटेशन। और रेफरेंसिंग जो है वो लास्ट में रेफरेंस आ गया पूरा, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली नंबर खुद ही आते जाएंगे। अगर आप मैनुअली खुद से यहाँ पे नंबर 1 खुद लिख रहे हो और फिर लास्ट में कॉपी करके इसको खुद पेस्ट कर रहे हो, तो इससे जो है ना आपका सीक्वेंस नहीं आता है, इससे आपके बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं कि आपने ये वाला रेफरेंस आपने उठा के जो है ना खुद ही से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। आपने एंड नोट से रेफरेंसिंग करेंगे ना तो आपका जो है ना प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा। अब मैं आपको अब जो है स्टार्ट करना है, आपको इंट्रोडक्शन से राइटिंग स्टार्ट करना है। आपने उस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ा था, आपने उसकी स्टोरी लिखी है, आपने जहां से वो स्टोरी आपको मिली थी, आपके माइंड में वो बात आई थी, आपने उसी पेपर का यहाँ पे दे देना है। तो देयर कम्स अ एथिकल कंसिडरेशन आ जाती है इस चीज पे, इस पॉइंट से कि आपको अपने किस किस चीजों पे जो है ना कंसिडर करना होता है। लाइक हमने एंड नोट देख लिया कि आपको जो है ना एंड नोट के बाद अब आपका जो मेन जो कंसर्न है ना वो एथिकल कंसिडरेशन है इस रिसर्च, जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि एथिकल कंसिडरेशन हमें कैसे करनी है। बस ये मैं इसको बस ब्रीफली थोड़ा सा आपको बताऊंगी ताकि आपको जो है ना बेसिक चीजें पता हो कि आपको एक रिसर्च करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना है। बेटा की कॉन्सेप्ट जो रिसर्च एथिक्स है ना, रिसर्च कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है ना, वो हमारे पास रखता है ये सर्च एथिक्स। एथिक्स का क्या मतलब है? एथिक्स का मतलब है इखलाक, इन सिंपल वर्ड्स। इखलाक मतलब आपने जो जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपको रिसर्च एथिक्स का ख्याल रखना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट शुड डू और व्हाट शुड नॉट डू, डूज और डोंट्स का पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लाइक जो मैंने अभी इतने दिनों से मैं आपको जो बार बार बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो दीज आर कॉल्ड रिसर्च एथिक्स। एकेडमिक इंटीग्रिटी, यानी आपने जो है ना एक दूसरे, लाइक इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन अ ग्रुप, आप 3-4 रिसर्चर्स मिलकर काम कर रहे हो, तो आपने ये इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। लाइक अगर एक एक वर्क का परसेप्शन है, आपने जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, स्टैंडर्ड्स को वायलेट नहीं करना। और रिसर्च मिसकंडक्ट वो होता है जिसमें आपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, अपने अपने हिसाब से रिसर्च की और अपने हिसाब से किया है। तो रिसर्च पब्लिकेशन जो है ना, बहुत सारे मिसकंडक्ट बहुत वेज में हो सकते हैं, जिसमें सबसे जो मेजर मिसकंडक्ट है ना वो ही होता है, सॉरी, wait a second, my laptop got hanged. मैं बात कर रही हूँ मिसकंडक्ट की। बेसिकली मिसकंडक्ट इन सिंपल वर्ड्स अगर आप उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट करो तो मिसकंडक्ट वो होता है जो कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस नहीं होता, बट यू आर डूइंग दैट मिसकंडक्ट कि आप जो है ना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है साइंटिफिक मिसकंडक्ट, और दूसरा होता है पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। ठीक है, साइंटिफिक मिसकंडक्ट इज कि आप जो है ना, जैसे साइंटिफिक राइटिंग की बात करें, राइटिंग के टाइम पे जो आप राइटिंग कर रहे हो, जो कि जिसकी हम इतनी दिनों से बात करेंगे, साइंटिफिक राइटिंग क्या होता है, उसमें आप फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का वर्ड आपको बहुत सुनेगा। जैसे मैंने आपको कल मैन्युस्क्रिप्ट बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट का वर्ड आप यूज करोगे, ड्राफ्ट का वर्ड आपको सुनने में आएगा। तो इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन इज मेकिंग अप योर ओन डेटा। लाइक आपने जो है ना डेटा खुद से बना लिया है, क्रिएट कर लिया है ऐसा डेटा जो कि कभी भी नहीं था। फेक एक्सपेरिमेंट किया है आपने, आपने ये शो कराया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे ये रिजल्ट मिले हैं। क्योंकि अच्छा, रिसर्च की एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि रिसर्च में ना आप लोग, रिसर्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रिसर्च में ना कोई आपके घर में आके या कोई आपके पास आके नहीं देखता कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो इस चीज में मिसकंडक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कोई आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा, यू आर डूइंग द थिंग्स इन योर ओन वे, ऑन हैंड, ऑन वे में आप काम कर रहे हो।
लाइक फैब्रिकेशन इज वेरी इजी। फैब्रिकेशन मतलब डेटा खुद से बनाना, ऐसा डेटा जैसे मैं ऑनलाइन लर्निंग पे मुझे लग रहा है कि मैं खुद से इसको फैब्रिकेट कर दूं कि नहीं, सारे स्टूडेंट्स को 100% स्टूडेंट्स जो है ना उनको एक्सीलेंट जो है ना दे हैव गिविंग द फीडबैक, एक्सीलेंट फीडबैक दिया है उन्होंने, इसको कहते हैं फैब्रिकेशन। ऐसा डेटा खुद से बनाना जो कभी था ही नहीं, फेक फेक डेटा बनाना, उसको फैब्रिकेट करना। फॉल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इतना सारा डेटा आपने लिया है ना, उसमें से कुछ ऐसा डेटा है जो कि आपको लग रहा है कि मेरी रिजल्ट्स को खराब कर रहा है, या इससे मेरा रिजल्ट जो है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या वो रिजल्ट दे रहा है जो मैं नहीं बताना चाह रहा था, तो उसको आप हटा रहे हो, उसको आप रिमूव कर रहे हो, उसको आपने खुद से हटा दिया, रिमूव कर दिया, इट इज कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन। या आपने डेट्स चेंज कर दिया, आपने उस डेटा को जो है ना मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा बहुत उसको खराब कर, डिस्टॉर्ट कर दिया, मतलब उस डेटा में आप अपनी मर्जी से चेंजेस करो। लाइक मेरा एमफिल का काम था, मैंने मास्टर्स में एक काम किया था जिसमें मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे बहुत। मैंने दो ड्रग्स की केमिकल एनालिसिस की, बहुत टाइम उसमें लैब में लगाया, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। मेरे माइंड में उस टाइम आया कि मैं इसके रिजल्ट्स खुद से बना लेती हूँ, कोई मुझसे पूछेगा थोड़ी कि तुम्हारे रिजल्ट्स आए थे। मेरी सुपरवाइजर टोल्ड मी कि आपका रिजल्ट इस रेंज में आना चाहिए। तो आई थॉट कि मैं इस रिजल्ट्स खुद से लिख के ले जाती हूँ कि ये रिजल्ट मेरा आया है। सुपरवाइजर कौन सा आ रही है और उसको देख रही है, चेक कर रही है कि रिजल्ट क्या आया था क्या नहीं आया था। तो दिस कैन बी अ ह्यूज मिस्टेक। कभी आपका डेटा जो है ना वो आपसे मांग सकते हैं, आपने डेटा को खुद किया, आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि यू कांट डू दिस, आप कर सकते हो, बट इट्स अ रॉन्ग, इट्स अनएथिकल, इट्स अ मिसकंडक्ट। जैसे एक गुनाह नहीं होता, ये रिसर्च की दुनिया में एक गुनाह है, ठीक है। तो यू शुड नॉट डू दिस, यू कैन डू दिस, आपको करना आता है, यू कैन डू दिस, बहुत से हमारा दिमाग चलता है, बट यू शुड नॉट डू दिस। फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन जो है ना, ये दो साइंटिफिक मिसकंडक्ट है, विच शुड नॉट बी डन बाय एनी ऑथर और एनी रिसर्च एसोसिएट। दूसरा हमारे पास है पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। पब्लिकेशन मिसकंडक्ट यानी कि आपने अपना साइंटिफिक राइटिंग कंप्लीट कर ली है, बट आपने प्लेजरिज्म की है, प्लेजरिज्म शो रही है। प्लेजरिज्म मतलब ये होता है कि आपने किसी और का काम उठाया है, उसको उसको उसके अंदर आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, लाइक विदाउट चेंजिंग द वर्ड्स, विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट। आपने उठाई उनकी लाइंस, मैंने ये 2 लाइंस लिखी थी, लाइक जो मैंने अभी पेपर लिखा है आपके सामने, ये पेपर आप सेम कॉपी पेस्ट करके जो है ना इसको अपना बता दो, जिससे आपकी प्लेजरिज्म आएगी, वो लाइन शो हो जाएंगी कि ये प्लेजरिज्म है, कि इस बंदे ने ये काम फला जो है ना ऑथर के काम से ये लिया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। दूसरा आता है सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या हो सकता है कि मैंने अपना ही काम जो पहले प्रीवियसली पब्लिश था, उसी को दोबारा से जो है ना रिपब्लिश करवा दिया, या उसी को कॉपी करके नए अपने काम में ऐड कर दिया। लाइक मेरी एक थीसिस है, उसमें से मैंने 2 पेपर्स निकाले हैं, मैंने प्रीवियस वाले पेपर का कुछ डेटा दोबारा से अपने नए पेपर में इंकॉर्पोरेट कर दिया, इन द सेम वे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। इन अ साइंटिफिक राइटिंग यू शुड नॉट डू कॉपी पेस्टिंग। आपने अगर कॉपी करके उसको पेस्ट किया है तो 100% वो प्लेजरिज्म शो करेगा, और आपका पेपर किसी भी, आपका मैन्युस्क्रिप्ट किसी भी जर्नल में एक्सेप्ट नहीं होगा, पब्लिश। तो दिस इज अ मेजर टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट। और भी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन हमारे काम की बस ये 4 है। अगर इन 4 पे भी फोकस करेंगे ना, तो जो है ना हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा कि हमें प्लेजरिज्म नहीं करनी। और आजकल एक नया जो एक मिसकंडक्ट आ रहा है एआई, कि वी आर यूजिंग एआई मोर देन रिक्वायर्ड। एआई से सारा काम उठा रहे हैं, उससे एआई डिटेक्शन आ रही है, तो वो भी एक मिसकंडक्ट है, ठीक है। एआई यूज करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिनाइंग एआई का जमाना है, यू शुड नॉट डू दिस यू शुड नॉट यूज एआई, ऐसा नहीं है, यू शुड यूज एआई, बट इन अ पॉजिटिव वे। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एआई, ठीक है। चैटजीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो, आप नोटबुक से हेल्प ले सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं एआई जिससे आप हेल्प ले सकते हो और अपना काम आसान कर सकते हो, बट काम आपको खुद करना है, ठीक है। प्लेजरिज्म हमने डिस्कस कर लिया। प्लेजरिज्म के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेजीनेस है, ठीक है। डिफरेंट वेज है प्लेजरिज्म से। तो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का सिर्फ सिंपल ये है कि आप पैराफ्रेजिंग कर दो, कॉपी पेस्टिंग नहीं करो, ओरिजिनल सोर्स से अगर आपने लिखा है तो उसको हमेशा क्रेडिट दो। प्लेजरिज्म को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस बंदे को क्रेडिट दे दो, यानी उसका रेफरेंस डाल दो। रेफरेंस डालना मतलब यू आर गिविंग हिम क्रेडिट। उसने जो काम किया है, आपने उसकी लाइंस तो यूज की हैं, अपनी वर्डिंग में उसको लिख तो दिया है, बट यू हैव गिवन हिम क्रेडिट, ठीक है। और सारी बात क्रेडिट की होती है कि आपने क्रेडिट दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑथरशिप इशू।
एक ऑथर पब्लिकेशन में, रिसर्च पब्लिकेशन में ऑथरशिप इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई इशू नहीं है, बट ऑथर्स जो है ना, ऑथर्स वो होते हैं जिसने अपने पूरी स्टडी में कंट्रीब्यूट किया हो, नॉट जस्ट डेटा कलेक्ट करके आपको दे दिया है। वो तो आपका कोई भी नंबर मतलब कोई भी फ्रेंड भी कर सकता है, तो दैट इज नॉट ऑथर। ऑथर का मतलब वो होता है कि पूरी स्टडी में एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी स्टडी में वो आपके साथ उसने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो लैब हो, चाहे वो टास्क मतलब कुछ भी हो जहाँ आपका काम किया, तो ऑथर। ऑथर के गाइडलाइंस हैं ऑथरशिप क्राइटेरिया की, ICMJE, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल जर्नल, ये एक गाइडलाइंस है ऑथरशिप की, जिसमें कुछ बताया हुआ है कि आपका जो है ना काम पहले से होना चाहिए। कोई भी जो है ना काम जो इस गाइडलाइंस को फॉलो ना करे, तो वो ऑथरशिप की गाइडलाइंस में नहीं आता। लाइक घोस्ट ऑथरशिप और गिफ्ट ऑथरशिप, ये दो ऑथरशिप्स हैं जो कि लास्ट है। दिस इज अ वेरी लास्ट थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन, कि अगर जब आप अपना काम करते हो ना, जब आप पब्लिकेशन की तरफ लेके जाते हो उसको, तो आपको ऑथरशिप गाइडलाइंस को बहुत फॉलो करना पड़ता है, ऑथरशिप क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। लाइक जिसने सबसे ज्यादा काम किया है वो पहले नंबर पे आता है, फिर दूसरे नंबर पे, इस तरह से ऑथरशिप क्राइटेरिया होता है। लाइक अगर एक स्टडी है हसन की या अब्दुल वहाब की या आमना की, आमना ने बहुत ज्यादा काम किया है, स्टार्ट से लेके एंड तक उसने उसे बनाया है, मल्टीपल थिंग्स में सबसे मेजर इन्वॉल्वमेंट उसकी थी, आइडिया उसका था, तो वो उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वो पहले नंबर पे आएगी। सेकंड नंबर पे इस तरह से, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी कम है लेकिन इक्वली काम किया है, तो वो सेकंड नंबर पे आ जाता है। घोस्ट ऑथरशिप वो होता है जिसने कोई काम नहीं किया हुआ, मतलब जिसने काम तो बहुत किया है लेकिन उसका जो है ना, उसका ऑथर्स में नाम ही नहीं है। मतलब ये बहुत अनइथिकल कंसीडर किया जाता है कि जब आपने एक पर्सन का ने काम किया है, उसने इक्वली आपके साथ रोल प्ले किया है, बट उसको आपने ऑथरशिप नहीं दी, तो दिस इज कॉल्ड घोस्ट ऑथरशिप, कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज नॉट लिस्टेड एज ऑथर्स, कि उसने उसको आपने ऑथर्स में नाम ही नहीं दिया। दूसरा, गिफ्ट ऑथरशिप। गिफ्ट ऑथरशिप का मतलब होता है कि आपने किसी का ऐसे ही नाम डाल दिया है ऑथर्स में कि हाँ इसने भी काम किया है, आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट विदाउट मीटिंग द क्राइटेरिया कि उसने को काम किया है, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन उसमें है या नहीं, यू हैव एडेड हिम और हर इनटू योर पेपर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में ना, जब हम शुरू से बात कर रहे हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, पब्लिकेशन बहुत मैटर करती है। लाइक एज अ रिसर्चर, मेरी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो एक मेरे लिए मेरा एसेट है ना, दैट विल बी माय पब्लिकेशन। एक एकेडमिक लाइफ में आपका पूरा एसेट, जो पूरी आपकी लाइफ है, वो रिवॉल्व करती है अराउंड पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा हम पब्लिकेशन में इन गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करते हैं, क्योंकि अगर आप मैंने काम किया, आप मुझे पेपर में नहीं डालोगे, तो इट विल बी अ घोस्ट ऑथरशिप। और अगर आप मैंने काम नहीं किया, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे पेपर में डाल दो ताकि मेरी एक पब्लिकेशन और हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड गिफ्ट ऑथरशिप। तो दिस इज अनएथिकल कंसर्न, सो वी हैव टू follow this unethical considerations। अनएथिकल कंसिडरेशंस को जो है ना हमें कंसिडर करना होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर माय कोर्स। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस और एनी कोलैबोरेशन, और कोई भी आपके कंसर्न्स है जो कि अभी आपको नहीं समझ में आया या आपको हमें डिस्कस करना चाहिए, यू कैन आस्क, वी कैन स्पेंड मोर 10 मिनट्स टू दिस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास कोई कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू दिस, कि हमें क्या क्या चीजें और आपको पता होनी चाहिए थी जो अभी तक आपको नहीं समझ में आई, तो आई कैन कंक्लूड इट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो दिस वर ऑल फ्रॉम माय साइड, जिसमें हमारा जो बेसिक जी अब्दुल वहाब, आपको पीपीटी भी प्रोवाइड की जाएंगी और रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी, अवेलेबल होंगी, तो जिसको जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाया है, या जिस तरह से आपको थोड़ी सी चीजें आउट ऑफ द टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं, तो आपको सब मिल जाएंगी। तो आपके लिए बेसिकली मैंने अपनी इन लेक्चर्स में आई वांटेड टू गिव सम टिप्स के जो आपके काम आएंगी, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं भी लास्ट में आप सबको देना चाहूंगी। मेन तो हमारे पास ये हो गया कि हमने जो हमारी बेसिक इंटर्नशिप में आपको जो स्टार्ट से लेके कुछ उसके मेन जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, लाइक हमने रिसर्च को डिस्कस किया, हमने उनकी मेथोडोलॉजीज को डिस्कस किया, हमने सर्वे बेस्ड एनालिसिस की, हमने वैलिडेशन की, उस फॉर्म की वैलिडेशन के बाद वी हैव प्रिपेयर्ड अ पेपर, हमने एक पेपर राइटअप किया, हमने उसकी रेफरेंसिंग की, हमने एथिकल कंसिडरेशंस को बहुत कंसिडर करना है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वांटेड टू शो अ एथिकल रिव्यू फॉर्म। लास्ट कल मैंने आपको एथिकल रिव्यू कमेटी का बताया था कि जब आप एक फॉर्म मतलब गूगल फॉर्म यूज कर रहे हो, या जब आप जो है ना किसी को
आपको अप्रूवल लेना पड़ता है एथिकल रिव्यू कमेटी से, ERC। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम क्लिनिकल फार्मेसी में ERC के बारे में, एथिकल रिव्यू कमेटी। मैं आपको एक फॉर्म दिखाना चाहती हूँ जो मैंने एक अपनी स्टडी में जो है ना उसको अप्रूव किया करवाया था। आई थिंक आई होप इट्स, ये फॉर्म देखो बेटा इस तरह से होता है। लाइक सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी यहाँ पे लेक्चरर है, लाइक इफ आई एम द लेक्चरर तो यहाँ पे मेरा नाम है, मैंने उस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, लाइक मैंने एथिकल रिव्यू से अप्रूवल मांगा है। इस तरह से एनओसी की टाइप का एक फॉर्म बनता है जिसमें आपके साइनॉप्सिस या टॉपिक का टाइटल होता है, ठीक है। लाइक अगर आपका टॉपिक का टाइटल है स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, तो आप इसमें टाइटल आएगा और इसमें आपको स्टडी का अप्रूवल मिलता है और यहाँ पे इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड का सिग्नेचर होता है। तो ये आपके पास एक फॉर्म होता है कि एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन इफ यू विल सबमिट द फॉर्म, अगर आप ये फॉर्म सबमिट कराते हो ना तो इससे आपके पेपर की मेन्यूस्क्रिप्ट की वर्थ जो है ना वो 20 to 30 टाइम्स और बढ़ जाती है। मतलब कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो इसके बगैर, जर्नल्स होते हैं जो इसके बगैर काम ही नहीं करते। लाइक आपकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है ना, वो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है ये कि जो है ना आपको शेयर करना है, आपको पेपर जो है ना अपना वो बताना है, लाइक आपको अपने एनओसी देनी है कि आपने ये काम शुरू किया था, आपने ह्यूमंस को यूज किया था एज द सोर्स ऑफ योर डेटा, तो क्या आपके पास उसकी एनओसी है या नहीं है। लाइक मैंने लैब में काम किया था ड्यूरिंग माय मास्टर्स, तो मुझे कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज मैंने सारा जो है ना सारा काम जो है ना मैंने लैब में किया था, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे, ना मैंने उसमें कोई ह्यूमन यूज किया था, ना मैंने कोई एनिमल यूज किया था, तो मुझे कोई भी एथिकल रिव्यू अप्रूवल लेने की नीड नहीं थी, ठीक है। तो नहीं मैंने लिया था। तो अगर आप लोग ऑनलाइन सर्वे बेस्ड स्टडी कर रहे हो या आप एनिमल्स यूज कर रहे हो, ह्यूमंस यूज कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव टू टेक एथिकल रिव्यू अप्रूवल। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी अकेडमी में, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन ए हॉस्पिटल सेटअप, आपको हॉस्पिटल में भी ये कमेटी मिलेगी ERC, आप उस कमेटी से अप्रूवल ले सकते हो। अगर आप अकेडमिया में हो तो अकेडमिया में भी ये कमेटी लाजमी होगी, आपको वहां से मिल जाएगा। मतलब किसी भी वर्क सेटअप में आप हो, और अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट वर्किंग इन एनी प्लेस, आप स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो तो आपकी यूनिवर्सिटी में होगा, अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हो, पास आउट हो चुके हो और कहीं पे काम भी नहीं कर रहे हो, तो आपने अपने आप को ऐसे ऑथर के साथ इन्वॉल्व करना है, ऐसे बंदे के साथ इन्वॉल्व करना है जो कि इजीली आपको एथिकल आपके साथ मिल जाए। कोलैबोरेशन करें आप उसके साथ, कोलैबोरेशन करें, वो पर्टिकुलर बंदा इसका अप्रूवल ले और फिर आप उसको यूज कर सको। तो इससे हम इस टाइम पे वी डू कोलैबोरेशंस। तो हमें कोलैबोरेशन इसी टाइम पे चाहिए होती है जहाँ पे हमें जो काम हम खुद से नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है फॉर हमारे लिए कि हम उस वर्किंग प्लेस में नहीं है, सेटअप में नहीं है, तो उस टाइम पे हम कोलैबोरेशंस करते हैं ताकि हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे ऑथर्स हैं, उनको जो है ना फिर हम उसको क्रेडिट भी देते हैं उसका, ठीक है। ऑथरशिप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट भी दिया जाता है और उसका पेपर में नाम भी आता है जो आप उससे डिफरेंट टास्क अपने पेपर काम से रिलेटेड करवा रहे हो, ठीक है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। ये मैंने आपको एक आपकी एक टिप दी थी। अच्छा, लास्ट में इसको वाइंड अप करने के से पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव सम टिप इफ यू आर रेडी टू, अगर आपको इफ यू वांट टू गो, इफ यू वांट टू वाइंड अप दिस, तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग, सम पार्ट। बेसिकली एआई यूज हम करते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एआई को यूज करके आप लिटरेचर रिव्यू कैसे कर सकते हो इजीली इन जस्ट 2 मिनट्स। आपने क्या करना है कि जब आपके पास, मैंने आपको बताया था गूगल फॉर्म पे जाके जब आप पेपर्स को, आर्टिकल्स को डाउनलोड करते हो या आर्टिकल्स को ओपन करते हो, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो हमें फिर क्या होता है कि हम उसका डेटा पूरा नहीं ले सकते, हमें सिर्फ उसका एब्स्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। या एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मिस अगर 200 आर्टिकल्स आर देयर, तो क्या हमें उन 200 आर्टिकल्स को ही रीड करना है, उन 200 आर्टिकल्स को पढ़ के फिर हम उसका उसका जो है ना लिटरेचर रिव्यू कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए बहुत एक सिंपल चीज है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल चीज इस नोटबुक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत नया है, मैंने अभी रिसेंटली इसको यूज करना शुरू किया है, तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये है क्या। बेसिकली नोटबुक में एआई का एक नया टूल है, ठीक है। इसमें नोटबुक में सिंपली होता है जैसे चैट जीपीटी आप यूज करते हो, चैट जीपीटी में आप क्या करते हो कि चैट जीपीटी में आप
आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जो आंसर मिलता है ना, वो पता नहीं, वो पूरी जितनी अब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, ये जितनी एक गूगल के पास इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी उठा के आपको प्रेजेंट कर देता है, ठीक है, जितना मेटा के पास होती है। तो आप उसमें से लिमिट नहीं कर सकते। आज जैसे अब ये गूगल नोटबुक जो है ना, ये बहुत अच्छा एक रिसर्च टूल है। इससे जो है ना, ये इस तरह से आप ओपन करोगे, आपके पास जब वीडियो आएगी तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हो। आपने नोटबुक को ट्राई करना है। अच्छा, इसमें ना इंटरेस्टिंग बात, अच्छा क्रिएट न्यू, मैं एक नई नोटबुक बना रही हूँ। ये नोटबुक में मैं क्या करती हूँ, मैं एक से ज्यादा, अच्छा चैट जीपीटी में ये भी होता है कि चैट जीपीटी डॉक्यूमेंट्स रीड नहीं करता है, या 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रीड नहीं कर पाता एट अ टाइम। तो ये होता है कि आपको जो है ना फिर अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देता है जो आप मांगना चाह रहे हो। इसमें सिंपली क्या होता है, आप इसमें सोर्सेज को अपलोड कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत यूजफुल है रिसर्च के लिए, स्टडी पर्पज के लिए, कि आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, आप उसकी समरी लेना चाह रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऐसे नोट, अब यूट्यूब की वीडियो है, लाइक मैं यहाँ पे जो है ना, ये एक पेपर है ऑनलाइन लर्निंग का, इस पेपर को मैं क्लिक कर रही हूँ। सिंपली मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस पेपर का ना पूरी स्टोरी जो है ना समरी में बता दे। मैं उस पेपर को पूरा रीड नहीं करना चाह रही, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसकी पूरी स्टोरीज है। आई डोंट वांट टू रीड द होल पेपर। मैंने इसकी लिंक को कॉपी किया। इस नोटबुक में यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, वेबसाइट के लिंक का। मैंने इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये सोर्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से डिफरेंट पेपर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोर्सेज को अपलोड करके यहाँ पे इस सोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इससे ये होगा कि आप यहाँ पे अगर 4-5 पेपर आप ऐड कर रहे हो, पूरे पेपर्स आप यहाँ पे डाउनलोड करके ऐड कर रहे हो, तो वो पेपर्स आप यहाँ पे उसकी समरी ले सकते हो। आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पेपर। तो आप जो है ना उसकी समराइज फॉर्म में आप उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो नोटबुक आप यूज करें, कर सकते हैं फॉर अपने टास्क को इजी करने के लिए, लेकिन करना आपने खुद है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैं आपके सारे क्वेश्चंस को, आपके सारे कंसर्न्स को, टॉपिक्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाई हूँ। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन आस्क, or you will get, जैसे PMP has already shared the message that they will provide all the recorded videos, PPTs and software is available on the website. You can access these things after today, after from 11 p.m. you can access this. All right, so thank you from my side. It's good to see you all. So we can end this session, this program as well. Thank you so much. Thank you, Dr. Sabha, for constant support and mentorship throughout the basic course.